फ्रेंड्स, मैं बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं मेंस की सीरीज़ की। जो हम मेंस की सीरीज़ बात कर रहे हैं उसके संबंध में आज जो पेपर हम देखेंगे वो देखेंगे राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा, यानी कि जो आरजेएस का 13-14 का पेपर था। और वो किसका पेपर था? दांडिक विधि का, यानी कि क्रिमिनल लॉ का जो पेपर था उसकी बात करेंगे। ये सीरीज़ ना केवल हमारे आरजेएस से रिलेटेड रहेगी बल्कि ये रहेगी हमारे एपीओ से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि जो हमारे क्रिमिनल लॉज होते हैं वो हमारे एपीओ में भी आते हैं। जब हम बात करते हैं इन सेक्शंस की बात करेंगे तो उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा एपीओ का कोर्स है वो हमने लॉन्च कर रखा है। अभी आज़ादी का महोत्सव चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आपका कोर्स परचेज कर सकते हैं। एपीओ का कोर्स चल रहा है लॉ से रिलेटेड, जो कि है 5000 का कोर्स। लेकिन क्या है, 5000 के कोर्स को 2999 में कर दिया गया है, 2999 में कर दिया गया है। तो आप जल्द से जल्द जाके अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं। हमारे संग आपकी एपीओ की तैयारी को शुरू करके साथ में ख़त्म कर सकते हैं हमारे साथ। 5 मंथ्स का कोर्स है। आपको ना केवल प्री के लिए तैयार कराया जाएगा बल्कि मेन के लिए भी तैयार कराया जाएगा और साथ में चलेगा हमारा रिविज़न, ठीक है। तो बात तो हुई हमारे एपीओ के कोर्स की। ये हमारा एपीओ का कोर्स है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे संग बीएनएस करें, जो कि हमारा नया एक्ट जुड़ा हुआ है, आईपीसी की जगह आया है, तो 199 में हमारा आईपीसी जो आईपीसी है उसकी जगह बीएनएस आया हुआ है, उसकी सीरीज़ चल रही है। अब तक हमने 1 से लेकर 10 चैप्टर तक को यूट्यूब पे कंप्लीट कर लिया है और जो बाकी के चैप्टर हैं 11 से लेकर 20 तक वो हमारी ऐप पे चल रहे हैं। और ये बहुत नॉमिनल चार्जेस है 199। इसके थ्रू आपको क्या मिलेगा कि जो 1 से लेकर 10 चैप्टर्स हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको 11 से लेकर 20 तक चैप्टर्स भी मिलेंगे और साथ में इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो जो लोग बोलते हैं मैम पीडीएफ, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से कोर्स परचेस करके आपके पास रहेगा ये जो हमारा बीएनएस का एक्ट है ये आपके पास रहेगा। आप जब चाहे जब उसको देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हम बात करेंगे मेंस के पेपर की। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसके लिए मेन मकसद के लिए हम यूट्यूब पे आए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये कह रहा है कि एक भीड़ भरी बस्ती का निवासी, मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उसका जो निवासी है टायरों को जलाकर वायुमंडल को बस्ती के अन्य निवासियों के लिए स्वास्थ्य के लिए अपायकर बना देता है। मतलब इस तरीके का बना देता है कि वहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं वो आसानी से सांस वगैरह नहीं ले सके। अगर उसने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध किया है तो कौन सा अपराध किया है और उसे किस अपराध से दंडित किया जाएगा। आंसर आपके सामने लिख रहा है। अगर आप चाहें तो एक नोटबुक ले सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, आप इन आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं तो ये कहता है वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। तो बेसिकली उसने यही वाला अपराध किया है और ये कवर हो रहा है हमारा सेक्शन 278 के अंतर्गत, जो कि है हमारा आईपीसी के 1860 का। अब जब इसके दंड की बात आती है तो उसको दंड दिया जाएगा अधिकतम 500 रुपये, यानी 500 रुपये का उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है भारतीय दंड संहिता 1860 में परिभाषित सदोष अभिलाप क्या होता है। रॉन्गफुल गेन की बात कर रहा है। तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे हमको स्पष्ट कर रखा है कि आईपीसी की बात कर रहा है ये। तो आईपीसी में हम कौन से सेक्शन पे जाएंगे, तो जब हम देखते हैं आईपीसी का चैप्टर कौन सा देखते हैं, चैप्टर देखते हैं 2, तो वो बात करता है साधारण स्पष्टीकरण की, जनरल एक्सप्लेनेशन की। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो ये बोलता है कि 6 से 52A तक तो आते हैं मेरे जनरल एक्सप्लेनेशन तो उसमें आता है हमारा सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 हमें बात करता है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की। उसके अंतर्गत क्या आता है, माफ़ कीजिएगा, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की अभिलाप की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्लिप ऑफ टंग हो गया, कोई ना। सदोष अभिलाप वो होता है जो विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा, मतलब ऐसे साधन जो क्या है विधि के विरुद्ध हैं, मतलब विधि ने उनको प्रमाणित नहीं कर रखा, विधि ने उनको नहीं दे रखा कि भाई आप ये काम करिए, उनके द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप प्राप्त करना, ऐसा गेन लेना जिसका वैध रूप से हकदार, मतलब जिसका जो हकदार व्यक्ति है वो नहीं है जिसको कि वो अभिलाप मिला है। मतलब इसका ये हो गया कि जो हानि प्राप्त करने वाला है वो लाभ प्राप्त करना चाहिए था, ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है ये। तो सदोष अभिलाप, तो क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत हम कि विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप प्राप्त करना जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाप प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं हो, इसे हम सदोष लाभ कहते हैं।
ठीक है, यहीं पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्या हमको यहाँ सदोष हानि को एक्सप्लेन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने हमसे सदोष अभिलाप पूछा है। केवल हमको यहाँ पे सदोष अभिलाप को ही एक्सप्लेन करना है। बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से आप क्या समझते हैं? डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, लेकिन आप पहले बताएंगे कि कौन से एक्ट का है ये। विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर से आप क्या समझते हैं? तो जब हम विधि के उल्लंघन के किशोर की बात करते हैं तो हम जाएंगे सीधे जेजे एक्ट पर, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर। उसके अंतर्गत हमको बताया गया कि भाई कौन होता है विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर। उसके अंदर डेफिनेशन क्लोज आता है सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत, तो उसमें बताया गया है हमको। तो सबसे पहले आता है कि भाई विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर से क्या तात्पर्य है। तो विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से तात्पर्य है कि जिस पर अपराध करने का अभिकथन है, मतलब एक व्यक्ति है जिसको कहा गया है कि भाई इस व्यक्ति ने अपराध किया है, ये अभिकथन हुआ, और उसने ऐसा अपराध करने की तारीख पर, मान लीजिए जिस दिन अपराध हुआ, ए नाम का व्यक्ति है 20 तारीख को अपराध कारित करता है, तो उस दिन जिस दिन इसने अपराध कारित किया उस दिन इसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसने क्या किया है वो माना जाएगा विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर। विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर, ठीक है, ये वाली बात हुई। तो जेजे एक्ट का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं दंडादेश के लघुकरण की, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंतर्गत क्या बता रहा है? सबसे पहले तो आप बताइए कि इसमें एक्ट कौन सा लगेगा, फिर बताएंगे हम चैप्टर कौन सा लगेगा, फिर हम बताएंगे इसमें सेक्शन कौन सा लगेगा। तो बात करते हैं सेक्शन के बारे में। जब हम दंडादेश के लघुकरण की बात करते हैं तो हमको सीधे दिमाग में क्लिक होना चाहिए क्या बात कर रहा है ये बात कर रहा है चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 किसका? आईपीसी का। आईपीसी कब की है हमारी? 1860 की। इसके बाद हम जाएंगे इसके सेक्शंस पर। तो 53 से लेके 75 तक, यानी 53 से 75 तक हमको बताते हैं कि भाई इसमें ये वाले चैप्टर्स होंगे कवर। सबसे पहले इसका चैप्टर का नाम हो गया दंडों के विषय में, ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करिए आगे कि दंडादेश के लघुकरण की शक्ति, ठीक है। अब आइए इसके आंसर पर। तो सबसे पहला बोल रहा है समुचित सरकार। भाई तो समुचित सरकार कहाँ परिभाषित है और कौन होती है समुचित सरकार? जब हम समुचित सरकार पे जाते हैं तो हमारे दिमाग में आएगा सीधे 55 के बात करती है समुचित सरकार की। तो समुचित सरकार में आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये बोल रहा है जब हम 55 के को कहते हैं कि इसको ही क्या है अधिकार है, किसका? दंडादेश को लघुकरण करने का। तो दंडादेश व्यक्ति की सम्मति के बिना, मतलब चाहे उसको इससे कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है, जो व्यक्ति दंडित किया गया है उसकी सम्मति के बिना मृत्यु दंडादेश को अन्य दंडादेश में कन्वर्ट कर सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 53। तो 53 में तो हमको बताए गए हैं दंड, 53 में दंड बताए गए हैं। फिर 54 बोलता है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, ठीक है। और फिर 55 हमको बोलता है आजीवन कारावास का लघुकरण। और फिर 55 के में हमको बता रखी है समुचित सरकार की परिभाषा। तो इन सेक्शन को हमको सबको साथ में लेके चलना है। तो जब हम बात करेंगे तो ये बोल रहा है दंडादेश व्यक्ति की सम्मति के बिना मृत्यु दंडादेश को अन्य दंडादेश में, यानी जो डेथ होगी वो किसी अदर दंड में, अन्य पनिशमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब एलआई की बात करते हैं, यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात करते हैं, तो वो बोलता है कि इसको करेंगे 14 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से, यानी कि फाइन से। और इसके बाद बोलता है कि कठिन कारावास को सादा में और सादा कारावास से जुर्माने में, और सादा कारावास को जुर्माने में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि लघुकृत कर सकता है। कौन कर सकता है? समुचित सरकार। समुचित सरकार कौन होती है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब ये बोल रहा है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 हमको बोल रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट कब का है? 1872। इसके अधीन निश्चयात्मक सबूत से क्या तात्पर्य है?
तो अब इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको, आईपीसी से निकल के चलेंगे हम एविडेंस की तरफ। एविडेंस के अंतर्गत निश्चयात्मक सबूत आता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे सेक्शन 4 पर, सेक्शन 4 हमको बताता है कि क्या होते हैं उपधारणा कर सकेगा, ठीक है, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चयात्मक सबूत, इसकी बात बताता है हमको सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 इसमें आ गया उपधारणा कर सकेगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उपधारणा करेगा, और फिर इसके बाद आता है निश्चयात्मक सबूत। जब इन सेक्शंस की बात करेंगे तो सबसे पहले बोल रहा है मे, शैल, और फिर आएगा यहां पे कंक्लूसिव प्रूफ, ऐसे बात कर रहा है। तो जहां न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर, एक तथ्य साबित हो गया, अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजनार्थ साक्ष्य देने की अनुज्ञा नहीं देगा। तो ये बोल रहा है ये वाला सेक्शन कि ये होता है निश्चयात्मक सबूत। आपको यही डेफिनेशन लिख के आनी है कि न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के लिए साक्ष्य देने की अनुज्ञा नहीं देगा, ठीक है। ये वाली बात बोल रही है इसके अंतर्गत। अब आप देख लीजिए बेसिकली कौन कौन से सेक्शन इसके अंतर्गत कवर करते हैं। तो आप देखिए सेक्शन आएगा 41, वो भी निश्चयात्मक सबूत की बात करता है। आता है सेक्शन 112 जो किसके संबंध में है, बच्चे के धर्मयुक्त के संबंध में। उसके बाद आता है सेक्शन 113, ये तीनों मिलकर निश्चयात्मक सबूत की बात करते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 4, सेक्शन 4 का 3rd नंबर का पॉइंट, उसके साथ इनको अवश्य क्या करेंगे, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 4 के 3rd नंबर के पॉइंट के साथ ये तीनों भाई एक साथ रहते हैं, 41, 112 और 113, ठीक है। ऐसे नहीं निश्चयात्मक सबूत बोला है तो आप सेक्शन 4 में डेफिनेशन पढ़ के और चल दिए, ऐसा नहीं होगा। आपको जाना पड़ेगा इन तीनों सेक्शंस के साथ और फिर जाके आपके निश्चयात्मक सबूत की बात कंप्लीट होगी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित एक पक्षीय आदेश को एक मजिस्ट्रेट द्वारा कब और कैसे अपास्त किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक पक्षीय आदेश को मजिस्ट्रेट द्वारा कब और कैसे अपास्त किया जा सकता है। देखिए उत्तर आपके सामने लिख रहा है, एक्ट आपके सामने दे रखा है और 126 सेक्शन अब हमको देखना है। 126 सेक्शन को देखना है किसके, सीआरपीसी के। सीआरपीसी कब की है, 1973 की। कौन से सेक्शन की बात कर रहा है, 126। 126 किसके संबंध में हो सकता है, भरण पोषण के संबंध में हो सकता है ना। 125, 126, 127 ये सारे उसी के संबंध में आते हैं ना, 125 से लेके 128 तक। चैप्टर आता है 9, कहाँ से कहाँ तक सेक्शन कवर करता है, सेक्शन आता है 125 से लेके 128 तक। तो क्वेश्चन देख के ये नहीं है हम 126 को पढ़ के आगे बढ़ लेंगे, हम जब हमको मौका ही मिल रहा है करने का तो क्वेश्चन पढ़िए, पूरा टॉपिक कवर करिए। इससे आपके ना केवल इसके संबंध में बाकी किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कवर कर सकते हो। किसके संबंध में, ये पत्नी संतान माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले तो आदेश वगैरह जो दिया गया है वो 125 में दिया गया है ना। 125 में अलग अलग पॉइंट्स है। अब 126 में क्या दे रखी है, भरण पोषण की प्रक्रिया दे रखी है, प्रोसीजर दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि एक पक्षीय आदेश वगैरह जो दे रखा होता है उसको मजिस्ट्रेट द्वारा कब और कैसे अपास्त किया जा सकता है। अब देखिए इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए जाना पड़ेगा हमको सेक्शन जो 126 है उसके अंतर्गत हैं 3 क्लोज है। सेक्शन 126 है, इसमें कितने पॉइंट है, 1, 2 और 3।
इसके अंतर्गत जाएंगे आप 126 के पॉइंट नंबर 2 पे। 2 के अंतर्गत हमको दे रखा है एक परंतुक। जब परंतुक दे रखा है तो उसका आंसर भी हमको इसी में मिल रखा है। देखिए आप, लैंग्वेज भी सेम है। एक पक्षीय पारित आदेश के विरुद्ध व्यथित पक्षकार यानी कि पीड़ित पक्षकार यानी कि विक्टिम इस आदेश की तारीख से 3 मास के भीतर आवेदन में, इसमें क्या है, अपनी जो लाइन्स है ना वो रिपीट हो गई हैं। देखेंगे आप यहाँ पे ना लाइन्स रिपीट हो गई, तो इनको तो आप साइड में करो। यहाँ से यहाँ तक मैं ब्रैकेट बना देती हूँ, वहाँ से आप इसको डिलीट मारना। ये क्रॉस कर दो इसको यहाँ से यहाँ तक। ये क्या, लाइन रिपीट हो चुकी है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा, अच्छे कारण से ऐसे निबंधनों के अधीन जिनके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे के संदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी है जो मजिस्ट्रेट को न्यायोचित और उचित समझे अपास्त किया जा सकता है। ठीक है ना, अच्छे कारण दर्शित कर मतलब उचित कारण दर्शित करके या साबित करके मजिस्ट्रेट से उपयुक्त एक पक्षीय आदेश को अपास्त करवाया जा सकता है। तो बेसिकली अगर आप इसको यहाँ पे से काट भी लें तो अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है 126 पर, 126 का देखना है 2 पॉइंट के जाना है परंतुक पर, और परंतुक के अंतर्गत हमको ये वाली बात लिखी हुई दिखेगी कि भाई एक पक्षीय आदेश को कब अपास्त करवाया जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी बोल रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 के कौन से अध्याय और धाराओं में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रयोजन हेतु उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार भारतीय दंड संहिता के प्रयोजन के लिए लागू होंगे। तो सेम आंसर लिख रखा है यहाँ पे कि भाई भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 कौन कौन से थे, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट के जो वो होंगे प्रोविजंस होंगे, चैप्टर्स जो होंगे वो 3, 4, 5 के और 23 के प्रावधान उक्त अधिनियम के प्रयोजना समान रूप से लागू होंगे। ठीक है, ये बोल रहा है ST/SC के कौन से प्रोविजंस लागू होंगे, तो चैप्टर 3, 4, 5 की बात कर रहा है, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट की बात कर रखा है, डायरेक्ट हमको आंसर दे रखा है। अब ये बोल रहा है पराक्रम में लिखित अधिनियम जो होता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है 1881 का, जो धारा 146 आती है जिसमें बेसिकली अपराध वगैरह दिए गए होते हैं। उधर पीछे वाले पार्ट में चैप्टर 17 की बात कर रहा है। चेक के अनादरण हेतु की जाने वाली उपधारणा को समझाइए, वहाँ पे जो प्रिजम्पशन वगैरह कर रखी है उसकी बात कर रखा है। तो चेक के अनादरण में कार्रवाई में बैंक की पर्ची मेमो जिस पर शासकीय चिन्ह हो जिससे उजागर हो कि चेक अनादृत हो गया हो के पेश किए जाने पर न्यायालय ऐसे चेक के अनादरण को मानेगा जब तक कि ऐसा तथ्य असाबित नहीं हो जाता। इसके अंतर्गत क्या हुआ, अगर चेक के अनादरण की कोई कार्यवाही वगैरह की गई, बैंक में कोई पर्ची मेमो वगैरह लगाया गया है, कोई शासकीय चिन्ह वगैरह उस पर लगाया गया है, मार्क वगैरह लगाया गया है, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है, जिससे दिख रहा है कि वो चेक अनादृत हो गया है, चेक बाउंस हो गया है जिसको बोलते हैं हम, पेश किए जाने पर न्यायालय चेक बाउंस को मानेगा, मतलब चेक अनादृत हो गया है ये मानेगा जब तक कि ऐसा तथ्य असाबित ना हो, मतलब जब तक कि ये साबित नहीं किया जाता आपके थ्रू कि भाई वो चेक क्या हुआ है, अनादृत नहीं हुआ है। तो ये वाली बात हमको बोल रहा है, तो इसके लिए आप सेक्शन 146 को रीड करके आएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा आज की सीरीज का, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा 202 के अधीन जांच के विस्तार को समझाइए। तो कहाँ जाना पड़ेगा हमको इसके लिए हमको जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 15 पर, चैप्टर नंबर 15 ऑफ सीआरपीसी कब का है हमारा 1973, और इसके बाद जो आता है वो आता है इसके सेक्शन कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहे हैं 200 से लेके 203 तक। ठीक है, इसमें जाएंगे हम सेक्शन नंबर 202 पे। 202 में क्या बोल रहा है, यह निश्चित करने के लिए कि कार्रवाई करने के लिए उचित आधार है, मतलब जो कार्रवाई की जा रही है उसके लिए जो आधार वगैरह है वो सही है या नहीं। सक्षम मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट सक्षम होगा वह या तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है, मतलब मामले की जांच है तो खुद करेगा, या किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, पुलिस अधिकारी मतलब पुलिस ऑफिसर जो होगा उसके द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा
अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन वगैरह दे सकता है, निर्देश वगैरह दे सकता है। परंतु ऐसा जो निर्देश वगैरह होगा नहीं दिया जाएगा। ये परंतु हमको कहाँ दे रखा है? परंतु हमको दे रखा है 202 के पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत। यहाँ पे एक हमको परंतु दे रखा है, उसमें कहा गया है कि परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश वहाँ नहीं दिया जाएगा। कहाँ पर नहीं दिया जाएगा? जहाँ वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यतः सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। सेशन कोर्ट जो ट्रायल करता है ना, उसके द्वारा बोल रहा है कि अगर उसके सेशन ट्रायल के अंतर्गत नहीं आता हो, ठीक है, जहाँ परिवाद किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है, जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्ष्यों की धारा 200 के अंतर्गत शपथ परीक्षा नहीं कर ली जाती। मतलब शपथ पर जब तक 200 के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जाएगी तब तक ऐसा परिवाद किसी न्यायालय के द्वारा अगर नहीं किया गया है तब भी नहीं किया जाएगा, ऐसा निर्देश नहीं दिया जाएगा। और यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्ष्यों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। ऐसा बोल रहा है ये कि भाई क्या करेगा, सब शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। इसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट हमको दे रखे हैं। इसके अंतर्गत हमको ये पॉइंट दे रखा है। परंतु के अंतर्गत 2 पॉइंट है, 2 के अंतर्गत क और ख, और फिर इसके बाद इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाता है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ से इरेज कर लेती हूँ, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर। 1 मिनट। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे 10 क्वेश्चन की। इसमें क्या है, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस थे तो हमें टाइम ज़्यादा लग गया, पर कोई ना, आप लोग कीजिए हमारे साथ मेंस की सीरीज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन लेते ही नहीं है जिससे कि किसी बच्चे का टाइम वेस्ट हो। 10 क्वेश्चन है, आप चलते फिरते भी इनको देख सकते हो। आपको लगे कि नहीं मैम थोड़ा धीरे हो रहा है तो आप इसको 2 की स्पीड पे देख लो, पर इसको क्या कीजिए, कंप्लीट वीडियो को देखा कीजिए, जिससे कि आपको कई बार क्या होता है, कई बार हमको देखी हुई चीज़ याद रह जाती है। क्योंकि अब ये तो है नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप है, ABCD में से कुछ भी आइडिया लगा के लगाया और क्या पता हमारा सही हो गया, ये वाली चीज़ तो चलेगी नहीं। अब हमको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए अगर हमको एक बार थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे पढ़ा था, तो हमारा चल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जहाँ से आपको जो मैटर अवेलेबल हो रहा है, देखिए जिनकी प्रिपरेशन 1-2 सालों से हो रही है, जिन्होंने आराम से बहुत टारगेटेड करके प्रिपरेशन करी है, पर मान लीजिए कई लोगों का आराम से प्री क्लियर हो गया, अब उनकी मेंस की प्रिपरेशन नहीं है, तो वो ऐसे खाली थोड़ी ना बैठ सकते हैं कि मैं अब नहीं है तो क्या है, छोड़ो रे यार, ऐसे नहीं चल सकता। आप क्या कीजिए, जहाँ से भी आपको मैटर अवेलेबल हो रहा है, एक रफ कॉपी टाइप बना लीजिए या एक नोटबुक बना लीजिए, और जहाँ से जो मैटर अवेलेबल हो रहा है क्वेश्चंस का, उनको आप नोट डाउन कीजिए। और अपने हाथ से जितना लिखेंगे ना आप, उतना आपको आसान लगेगी। मैम PDF अवेलेबल करवा दो, मैम हमको ये अवेलेबल करवा दो, मैम मैं ये लिख लूँ। मैं क्यों लिख लूँ भाई, क्यों PDF लेनी है? ये PDF का ज़माना अब आया है। पहले हम क्या करते थे, लिखते थे, मैम बोलती थी हम लिखते थे। तो वो वाली पढ़ाई अब हम क्यों नहीं कर सकते हैं? PDF को कोई नहीं पढ़ता है, हमारे पास आके इकट्ठी हो जाती है वो। तो मेरा तो यही कहना है कि आप जो कुछ भी आपको मिल रहा है आप अपने हाथ से नोट डाउन करिए, जिससे कि वो नज़रें आपकी नज़रों के आगे से जाए वो चीज़। ठीक है, तो ऐसे PDF लेने से कुछ नहीं होगा। आप चाहेंगे आपको अवेलेबल हो जाएगी हर चीज़, लेकिन जितना आप अपने हाथ से लिखेंगे उतना आपको ज़्यादा याद रहेगा कि अच्छा मैंने ये वाले पॉइंट लिखे थे, हाँ मैंने कहीं तो ये देखा था। तो उससे क्या होता है, दिमाग में क्लिक होगा और आप आंसर लिख पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये हमारी सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जाके करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।